और इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण अदालत में सरेंडर कर सकती है, जिसके बाद प्रयागराज में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और एसटीएफ की टीम भी अलर्ट पर है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सरेंडर करने के लिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता सीधे कोर्ट पहुंचने की फिराक में है। उसे सुरक्षित कोर्ट पहुंचाने के लिए रणनीति भी तैयार की गई है, जिसके मुताबिक अतीक के पुराने वकीलों की जगह नए वकीलों की टीम बनाने की बात सामने आई है, ताकि किसी को उसके सरेंडर करने की भनक न लगे और पुलिस का ध्यान भी भटकाया जा सके। उमेश पाल की हत्या में आरोपी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। और इधर प्रयागराज पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम कर्नाटक भेजी। पुलिस को उसके वहां पर होने की दरअसल जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद प्रयागराज से एक टीम कर्नाटक भेजी गई ताकि सद्दाम को पकड़कर यूपी लाया जा सके। बरेली में जेल के अंदर अशरफ से मुलाकात के मामले में उस पर केस दर्ज है, जिसके बाद से ही वो फरार चल रहा है। अशरफ के साले सद्दाम पर 50,000 का इनाम है। और उधर अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। वहां अलवर में गैंगस्टर विक्रम लादेन को कड़ी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर कोर्ट में लाया गया। और इस दौरान पूरे अदालत परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रयागराज में अतीक और अशरफ पर पुलिस की कस्टडी के दौरान ही हमला हुआ और वो मारे गए थे। इसी से सबक लेते हुए राजस्थान पुलिस जब गैंगस्टर विक्रम लादेन को पेशी के लिए जयपुर जेल से बहरोड लेकर पहुंची तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। यहां तक कि पुलिस के जवानों के घेरे में विक्रम लादेन को भी बुलेट प्रूफ जैकेट और सिर पर हेलमेट लगाकर कोर्ट के अंदर लाया गया, जिसके खिलाफ अवैध वसूली, शराब तस्करी, अपहरण, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। इसीलिए जब उसे सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। ऐसा राजस्थान पुलिस ने विक्रम लादेन पर किसी तरह की हमले की आशंका को देखते हुए एहतियातन किया। और उधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद भी उमेश पाल की पत्नी जया पाल को अभी भी डर सता रहा है। दरअसल उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ तो मिल गया, लेकिन मन में खौफ बरकरार है, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और उसके कई गुर्गे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अतीक अहमद खत्म हुआ है, उसके बाकी लोग तो अभी बचे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान जया पाल ने कहा कि अतीक जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कार्रवाई में कोई संदेह नहीं है और प्रशासन ऐसे ही लोगों को ऐसे ही खात्मा करना चाहिए। अतीक अहमद के शूटरों ने 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इधर पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की खुफिया एजेंसी की एक टीम जांच के लिए पहुंची। एक दिन पहले हुए इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इनके जरिए सेना को निशाना बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली, जिसकी पड़ताल के लिए खुफिया एजेंसी के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक की टीमें पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूतों की तलाश में जुट गई। पुंछ में आतंकी हमले वाली जगह पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात नजर आए। हर तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दी। यही नहीं, इस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। चारों तरफ से एरिया जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है। जिस जगह आतंकियों ने इस अटैक को अंजाम दिया वो जंगल का इलाका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। उस वक्त वहां बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम थी, जिससे आतंकियों को फरार होने में मदद मिली, जिनकी तलाश में सेना पुंछ के जंगल में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 3 से 4 के बीच में थी, जो सेना के ट्रक पर हमले के बाद सैनिकों को उलझाए रखने के लिए लगातार फायरिंग करते रहे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने चीन में बनी स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया। साथ ही ये भी पता चला कि जो ग्रेनेड फेंके गए वो भी चीन में बने हुए हो सकते हैं। यानी पुंछ में हुए हमले में इस्तेमाल गोलियों और ग्रेनेड के कनेक्शन चीन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के जरिए आतंकियों तक पहुंचाए गए थे, जिसकी जिम्मेदारी PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा यह आतंकी संगठन भी पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, जो जम्मू कश्मीर में करीब 40 आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस आतंकी संगठन को भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से जैश ए मोहम्मद ने खड़ा किया। और इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विजिलेंस विभाग से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें दोबारा बुलाया गया था, लेकिन चन्नी ने विजिलेंस विभाग से दस्तावेज पूरा करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वक्त मांगा। इससे पहले 14 अप्रैल को विजिलेंस विभाग ने अपने मोहाली के दफ्तर में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए। लगातार चढ़ते पारे की वजह से शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया।
और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान समय से पहले कर दिया। जो आदेश जारी हुआ उसके मुताबिक विदर्भ को छोड़कर बाकी जिलों के सभी स्कूल 21 अप्रैल से 14 जून तक बंद रहेंगे, जबकि विदर्भ इलाके में सभी सरकारी स्कूल 29 जून तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। और इधर गुजरात के जामनगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां चलती बस का शीशा टूटने के बाद अंदर बैठे 2 छात्र सड़क पर गिर पड़े। हालांकि गनीमत रही कि वो पीछे से आ रही किसी गाड़ी की चपेट में नहीं आए और बाल बाल बच गए। इस वीडियो में दिखा कि स्पीड ब्रेकर पर बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर गाड़ी की रफ्तार धीमी की। इसी दौरान पिछला टायर स्पीड ब्रेकर से जैसे ही गुजरा, वैसे ही बस के पीछे का शीशा टूट गया और वहां बैठे दोनों छात्र धड़ाम से नीचे गिर गए। इस बीच बस आगे निकल गई, जबकि वो दोनों उठकर खड़े हो गए। वहां सड़क पर शीशे के टुकड़े बिखरे नजर आए। आगे जाकर बस को खाली करवाया गया। इसके लिए जिम्मेदार प्राइमरी बेस पे जो ड्राइवर है उसको हाल सस्पेंड किया गया है। वहीं घायल छात्रों की अस्पताल में मरहम पट्टी करवाई गई। हादसे के वक्त धरोल जोड़िया जामनगर रूट की इस बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। इधर 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। उसी दिन मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण भी होगा और उसी दिन 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई, जिसमें 100 रुपए के सिक्के की डिजाइन और खासियत के बारे में बताया गया। ये सिक्का चांदी, तांबा, निकिल और जस्ते से मिलकर बनेगा, जिस पर अशोक स्तंभ के साथ नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। सिक्के पर माइक्रोफोन के साथ हिंदी और अंग्रेजी में मन की बात लिखा होगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ धाम में अचानक बर्फबारी ने मुसीबत को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही है। क्योंकि भारी बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं के चलते तापमान काफी नीचे आ गया। केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी की वजह से रास्ता बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। पहाड़ से मंदिर परिसर तक बर्फ की कई फीट मोटी परतें जम गई और जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य भी रोकना पड़ा, जिसने प्रशासनिक अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तरह ही चमोली जिले में भी बारिश और बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में कई दिनों से हो रही बारिश मुसीबत बन गई। भारी बर्फबारी की वजह से बद्री विशाल के दरबार और उसके आसपास के इलाकों में चारों तरफ सिर्फ बर्फ की परत दिखाई दे रही है। सफेद बर्फ से सड़कें ढक गई और जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कंचनगंगा से आगे बंद हो गया। बड़ी गाड़ियां धाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पुलिस वाले ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। और उधर विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो इस सम्मान पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। वायुसेना के मुताबिक दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ राहत अभियान के दौरान दिखाए गए असाधारण साहस के लिए वायुसेना वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने अदम्य साहस से बाढ़ में डूब रहे 47 लोगों की जान बचाई थी। इधर दिल्ली के सिरसपुर इंडस्ट्रियल इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस गोदाम में भारी मात्रा में कागज रखे हुए थे, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैली, जिसकी ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई देने लगी। काफी दूर तक काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें देखकर वहां लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई, लेकिन संकरी गलियों की वजह से उनको वहां तक पहुंचने में दिक्कत हुई और जब तक वो पहुंचे तब तक गोदाम में लगी आग भड़क चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाला और पानी की बौछार शुरू की गई। इस काम में दमकल की 6 गाड़ियों को लगाया गया, तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। और इधर महाराष्ट्र के पंढरपुर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ में आग लग गई, जिसमें नारियल का पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। तेज बारिश के बाद अचानक कड़कड़ाती बिजली की वजह से ऐसा हुआ और पेड़ से पटाखे की तरह चिंगारी उठने लगी, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक एक घटना हमने सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाई है, लेकिन कैसे ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है, कैसे ये घटना आगे बढ़ती जा रही है, नए नए किरदारों की एंट्री से पुलिस की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि ताजा डेवलपमेंट है क्या इस वक्त।
यूपी के 2 डॉन, एक की मौत और दूसरा सलाखों के पीछे। दो डॉन की 2 बेगम, दोनों फरार। एक वक्त था जब यूपी के 2 माफिया की ये 2 बेगम अक्सर पर्दे के पीछे रहती थी। चंद लोग ही इन्हें इनके नाम और पहचान से वाकिफ थे, लेकिन पुलिस की क्राइम बुक में इन दोनों का नाम दर्ज होते ही ये दोनों रातों रात यूपी और यूपी के बाहर फेमस हो गए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा भी फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। अफशा पर 2 इनाम है। गाजीपुर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ है, जबकि मऊ की पुलिस अफशा पर 25,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। लेकिन अब तक ना तो शाइस्ता पुलिस के हाथ लगी है और ना ही अफशा। ये गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बना मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है। इस घर पर भी पुलिस ने दबिश दी। घर का कोना कोना खंगाल डाला, लेकिन यहां से भी मुख्तार की बीवी अफशा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो हर चीज़ की जानकारी देने के बावजूद भी ये अभी तक कानूनी प्रक्रिया के समक्ष ना सरेंडर हुई हैं, ना इनके द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इसीलिए इन पर 25,000 का इनाम किया गया है और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मुख्तार की बेगम पुलिस से क्यों भाग रही है, उसकी वजह भी जान लीजिए। 2020 में अफशा समेत 5 लोगों पर जमीन हथियाने का केस दर्ज हुआ था। उस मामले में 4 आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन अफशा तब से फरार चल रही है। इसी मुकदमे को आधार बनाते हुए बाद में उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। बावजूद इसके अफशा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक की मौत के बाद जिस तरह से शाइस्ता अपने पति के गैंग और गैंग के गुर्गों को कंट्रोल कर रही है, कुछ वैसे ही मुख्तार की बेगम अफशा भी अपने पति के गुनाहों के विरासत को कंट्रोल कर रही है। कैसे, अब वो समझिए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि मुख्तार अंसारी की कंपनी में उसकी पत्नी अफशा का शेयर सबसे ज्यादा है। इस पर ईडी ने पूछताछ के लिए अफशा को नोटिस भेजा, लेकिन अफशा आज तक ईडी के सामने पेश नहीं हुई। अफशा के खिलाफ ईडी लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है, लेकिन लगातार दबिश और कुर्की की कार्रवाई के बावजूद अफशा पकड़ी नहीं गई। तो ये दोनों बेगम जान क्यों भागी भागी फिर रही हैं, ये एक एक करके हम आपको बता भी रहे। एक बेगम जान का तो नाम आता है उमेश पाल हत्याकांड में, दूसरी बेगम जान जो है वो सीधे ईडी के रडार पे है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे उन 3 शूटर्स के बारे में, उन 3 हमलावर के बारे में, जो 3 हमलावर विदेशी पिस्टल के साथ पहुंचते हैं और अतीक और अशरफ की हत्या कर देते हैं। अब सवाल चुभता हुआ बस यही है, 2-3 ही सवाल हैं जिसका अगर पता चल जाए तो पुलिस ये सारी गुत्थी सुलझा लेगी। यानी किसके कहने पर ये इतने हाईटेक तरीके से हाईटेक पिस्टल के साथ पहुंचते हैं? आखिर अतीक और अशरफ जैसे गैंगस्टर को मारने के पीछे इनका अपना मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि तीनों का ताल्लुक 3 जगहों से है। ऐसा भी नहीं है कि कोई पुरानी रंजिश है, ये सब भी कुछ नहीं निकल कर सामने आया है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये शूटर्स किस मकसद से यहां तक पहुंचे थे। 12 घंटे की पूछताछ, शूटरों ने उगले राज। मर्डर के पीछे नया अतीक बनने की थ्योरी। कत्ल की कहानी में सवाल अभी बाकी है। तीन शूटर, 2 मर्डर और इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस और एसआईटी के सामने ना जाने इतने सवाल हैं, जिनका जवाब मिले बगैर ना तो कत्ल की यह थ्योरी सुलझने वाली है और ना ही अतीक की हत्या के पीछे का मकसद।
पुलिस ने अतीक की हत्या के तीनों आरोपियों से करीब 12 घंटे तक मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। इस पूछताछ से पहले एसआईटी टीम ने तीनों आरोपियों से अलग अलग बात की। आरोपियों की जिंदगी, परिवार और आदतों के बारे में बातचीत की गई ताकि पहले आरोपी कत्ल को लेकर पूछताछ के लिए दिमागी तौर पर सहज हो सके।